इस तरीके के प्राथमिक द्वितीयक तत्वों को निर्धारित करने में विशेषता को प्रभावित करने वाला कारक पहले नंबर पे क्या हुआ? पैतृक पदार्थ। मृदा कैसी बनेगी, क्या करेगी, उसमें कौन से गुण उपस्थित होंगे, ये विशेषता है उसकी मृदा की। उसको प्रभावित कौन कर रहा है? नंबर 1 पे पैतृक पदार्थ। दूसरा पॉइंट हम लोग बढ़े आगे, इसे छोटा कर दें, सॉरी, दूसरा पॉइंट है जलवायु। जलवायु किसी जगह की जलवायु यह डिसाइड करती है कि वहाँ किस प्रकार की वनस्पतियाँ उगेंगी, किस प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, किस प्रकार से वहाँ पर बारिश होगी, यह सारी चीज़ें, कितना वहाँ का टेम्परेचर रहेगा, यह सारी चीज़ें जो कि क्लाइमेट के अनुसार होती हैं, वह सारी चीज़ें को वहाँ पर उगने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और रहने वाले मनुष्यों, सारी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। इससे वहाँ पर मृदा किस टाइप की बनेगी यह डिसाइड करने में प्रमुख कैसे, जैसे एक एग्जांपल ले लें, पहाड़ी क्षेत्र, जलवायु वहाँ की थोड़ी सी ठंडी टाइप की है, ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में ढाल पे है, एल्बिडो वहाँ से ज़्यादा है, सूर्य का प्रकाश अधिक हो जाएगा, वहाँ सूर्य की किरणें कम पड़ेंगी, जिससे वहाँ चट्टानों में अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया धीमे होगी। साथ ही साथ वहाँ पर आइस कैप के जमे होने की वजह से पदार्थों का, ह्यूमस पदार्थ या जैविक पदार्थों का अपघटन नहीं होगा। साथ में वहाँ जब किसी तरीके के पेड़ पौधे नहीं पाए जाएंगे तो वहाँ जीव जंतुओं की भी संख्या काफ़ी मात्रा में कम रहेगी, क्योंकि कोई हाथी, घोड़ा, बकरी वहाँ चरने जा ही नहीं रहा है, क्योंकि बर्फ़ जमी हुई है, पेड़ पौधे हैं नहीं। कुछ इस तरीके से यह जलवायु क्यों है? जलवायु की वजह से वहाँ पर ठंडा मौसम बना हुआ है और बर्फ़ जमी हुई है। इस तरीके से यह प्रमुख भूमिका निभाता है किस तरीके से पृथ्वी या मृदा का निर्माण होगा। और आगे हम लोग बढ़ें और भी देखेंगे, इसमें बहुत सारे प्रभाव आते हैं, किस तरीके से नदी इसको प्रभावित करती है, सॉइल इरोजन करके सतह को प्रभावित करके ले जाती है, हवा के द्वारा किस तरीके से वह सॉइल की प्रोफाइल ऊपर की तरफ से जो मृदाएं हैं उड़ा करके ले जाती हैं, दूसरी जगह रख देती हैं। इस तरीके से बहुत सारे कारक हो सकते हैं जो कि मृदा को प्रभावित करते हैं। जलवायु, इसमें जैसे जलवायु का एक और प्रभाव, जैसे हम लोग ऊपर से बनने की प्रक्रिया में किस तरीके से भूमिका निभाती हैं। दूसरी, जैसे हमने अभी देखा था निक्षालन या लीचिंग की वजह से क्या हुआ था कि कोई संस्तर के अंदर, जैसे संस्तर के अंदर जल भराव वाली क्षेत्रों में वह जल अधिक भरा रहने की वजह से उसमें क्या खनिज तत्व, पोषक तत्व नीचे की तरफ चले गए, ऊपर की तरफ खाली ऐसे रेत के कण या बालू टाइप में रह गया। खनिज तत्व जो थे वो नीचे की तरफ, ह्यूमस गल करके नीचे की तरफ चला गया। वही मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या हुआ, इल्यूविएशन के दौरान नीचे से ILL वाला इल्यूविएशन जो है वह नीचे से ऊपर की तरफ, या कैपिलरी प्रोसेस के दौरान कैल्सीकरण, पाइजोलीकरण, अम्लीकरण, एक और इसमें क्षारीयता,
इन सब में जलवायु मुख्य भूमिका निभाती है। सबसे पहले मृदा के निर्माण में, मृदा का निर्माण जैसे वहाँ की जिस तरीके की जलवायु पाई जाएगी उसी तरीके से उसमें मृदा निर्मित होगी। यह तो बात होने के साथ ही इसमें निच्छालन मतलब लीचिंग के दौरान उसमें ह्यूमस तत्व नीचे की तरफ चले जाएंगे तो लैटराइट मृदा निर्मित हो जाएगी। वह क्यों? जलवायु के प्रभाव के कारण उसमें लीचिंग हुई। दूसरी बात कैल्सीकरण, कैल्सीकरण भी नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से पोषक तत्व ऊपर की तरफ जब आएंगे तो नीचे से कैल्शियम मतलब चूने की चट्टान ऊपर की तरफ आ जाती है, जिससे कैल्सीकरण के नाम से जानते हैं। कैल्सीकरण मतलब नीचे से तत्व घुल करके आया, पृथ्वी की सतह के ऊपर कुछ सफ़ेद सफ़ेद कहीं कहीं देखा होगा आपने, जैसे जहाँ बारिश तो कम होती है लेकिन मान लिया किसी वजह से थोड़ा सा सिंचाई करके आप प्रयास करें कि पानी बढ़िया हम खेती करेंगे रेतीली जगह में, वहाँ आप पानी लगाएंगे, पानी नीचे की तरफ जाएगा, तेज़ी से बाष्पोत्सर्जन होगा, एवोपरेशन होगा और उस वजह से उसमें नीचे से जो चट्टानी क्षेत्र है नीचे, जैसे जब मैंने झील पढ़ाई थी तो आपको ये समझाया था कि किस तरीके से झील लवणीय हो जाती है। तो कुछ वही प्रोसेस के दौरान जहाँ जल क्षेत्र है नीचे की जो चट्टानी क्षेत्र को गलाती है, गलाने से उसमें नमक या कुछ खनिज तत्व मिल जाते हैं जिससे वह लवणीय हो जाती है। इसी तरीके से उसमें घुले हुए तत्व ऊपर की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ जब आएंगे वह सतह की तह पर ऊपर की तरफ जम जाएंगे, जिसे कैल्सीकरण। पाइजोलीकरण यह भी एक प्रक्रिया है जिसमें अम्लीयता और क्षारीयता रहती है। वही अम्लीकरण और क्षारीकरण में भी जलवायु मुख्य भूमिका निभाती है। इस तरीके से जलवायु मृदा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल होती है। यहाँ देखें, सबसे पहले हमने देख लिया ये मृदा क्या है, मृदा की परिभाषा क्या है, मृदा की विशेषताओं को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा की संरचना और उसके आकार पर अब हम लोग आ रहे हैं। मृदा की संरचना और आकार, अभी तक हम लोगों ने ये और ये पॉइंट कवर किए हैं, जिसमें मृदा की परिभाषा, मृदा क्या होती है, वह शब्द कहाँ से आया और किस तरीके से बना, ये सारी चीज़ें देखी। उसके बाद दूसरा हम लोग मृदा की विशेषताओं को प्रभावित करने वाले कारक 2-3 पॉइंट देख लिए। मृदा की संरचना किस तरीके से होती है वो हम लोग देखेंगे। मृदा की संरचना, जैसे जो भी पैतृक चट्टान थी उससे टूटने फूटने से, उसमें अपक्षय अपरधन से, उसके चिटकने से, टूटने से, कड़युक्त होने से जो तत्व बना उसे कहते हैं खनिज। प्रभावित करने वाला कारक भी है खनिज तत्व। यह मृदा में 40 से 45% या 40 to 45% सॉइल में उपस्थित रहते हैं और उसकी उर्वरता को डिसाइड करते हैं। खनिज तत्व, जैसे एक कटोरे में मिट्टी उठा के लाए, अब इसमें देख रहे हैं मृदा में संरचना में कौन कौन सी चीज़ें हैं।
1 किलो मिट्टी है उसमें 40 से 45%, 40 से 45 क्या भाग है? 40 से 45 हिस्सा वो है जो पैतृक चट्टान टूटी फूटी थी उसका उपस्थिति हो गई है उसमें। जो पैतृक चट्टान थी उसके टूटने फूटने से, उसमें अपर्दन होने से, निच्छालन होने से, उसमें चिटकन पड़ने से, अपर्दन होने से, कुछ भी होने से, जलवायु परिवर्तन के कारण या जलवायु प्रभाव के कारण उसमें जो खनिज तत्व अलग कर होकर के कण युक्त बनकर तैयार हो गए हैं। 40 से 45% हैं खनिज तत्व हैं जो कि मृदा की उर्वरता को निर्धारित करने वाले, उपस्थित और निर्धारित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब एक कटोरे में 40 से 45% खनिज तत्व आकर के रख गए। दूसरे यहाँ आए जल। लगभग 25%। दूसरा जल, %25। अब इनका काम है मृदा को मुलायम करना व खनिजों को घोलना। अब जो खनिज चट्टान बन के तैयार हुई थी कि वह कटोरा दूसरा बना लेते हैं। यहाँ अब एक कटोरा इस तरीके से बनाया जिसमें 45% खनिज तत्वों को हम कुछ इस तरीके से यहाँ देखेंगे। हम मैं नहीं भी दिखूं तब भी कोई बात नहीं। एक सेकेंड, ठीक है। 45% खनिज तत्व मतलब कुछ इस तरीके से इसमें ला करके, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसको ला करके कण भर दिए। ये खनिज तत्वों के कण ला करके डाल दिए, साथ में उसमें जल लेकर आए और वह मिला दिया। जल नीले ले लिए। यहाँ इसमें जल के कण उपस्थित हो गए। ऐसे मानिए जैसे आप छोटे छोटे कंकड़ हैं, या कितना भी गोल बनाए, दो गोल के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा जरूर। कितना दो गोल हैं उनको कितना भी आपस में आप सटा लें, बीच में कहीं ना कहीं यह गैप बना ही रहेगा। कुछ इसी तरीके से कण जो हैं, कणों के बीच में छोटा छोटा गैप रहता है जिसे छिद्र रंध्रिका युक्त बोलते हैं। छोटे छोटे छिद्रों के बीच में इस तरीके से जल बीच में उपस्थित रहता है। जल उपस्थित होने के साथ इसमें हवा, वायु, 25% वायु भी इसमें उपस्थित रहती है। वह जो नीचे का क्षेत्र जल का हो जाने के बाद ऊपर की तरफ मिट्टी बनी, अगर कटोरा है तो बाकी वैसे सामान्यतः पूरी जगह बराबर ही मिले रहते हैं। जैसे अगर आप ऐसे सीधे चलते चलते मिट्टी थोड़ी सी ऐसे उठा लें आप, तो उसमें जितने खनिज तत्व हैं, 1 किलो मिट्टी आप कहीं से उठा के ले आए
तो उसमें 40 to 45% खनिज तत्व हैं। 50% उसके कणों के बीच में 25% उनके कणों के बीच में जल भी उपस्थित है, और उसके कणों के बीच में कहीं छोटे गैप में हवा भी उपस्थित है। उसी के साथ जो 5 से 10% हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ये ह्यूमस एवं जैविक अपघटक। जैविक अपघटक और सूक्ष्म जीव। ह्यूमस, जैविक अपघटक और सूक्ष्म जीव, यह 5 से 10% मृदा की टोटल इस कटोरे में उपस्थित होते हैं, जो हर जगह पर इसमें बने रहते हैं। अब यह मिट्टी कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें कोई पौधा आप लगाएंगे तो उसे पर्याप्त मात्रा में जल की उपस्थिति भी मिलेगी, साथ में हवा के कारण, उसमें गैप होने के कारण उसके जड़ों को बढ़ने के लिए अच्छा सा स्थान मिलेगा, साथ में ऑक्सीजन उपस्थिति के कारण खनिज तत्वों के ऊपर की तरफ प्रवाह होने में सहायता मिलेगी। इस तरीके से ह्यूमस की उपस्थिति के कारण उसके पोषक तत्वों की प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ इन सब के मिलने से एक बढ़िया सा वृक्ष जो खूब हरा भरा दिख रहा है, बढ़िया एक हरा भरा वृक्ष उग के तैयार हो जाएगा। ठीक, अब इसी में थोड़ा सा हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं, मृदा संरचना और मृदा आकार। तीसरा पॉइंट था हम लोगों का मृदा आकार। आकार, ऐसा आपको लग सकता है कि कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपरों में या पीसीएस के प्रीवियस पेपरों में आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार दिखाई पड़ते हैं। बस उनका पूछने का पैटर्न थोड़ा सा तरीका अलग होता है, बाकी क्वेश्चन यही दिखाई पड़ते हैं। जैसे आकार, बजड़ी, गार्बेल, बजड़ी, गार्बेल, इनका आकार क्या होगा? 5.0 mm से बड़ा। जो टुकड़े हैं वह 5 mm से कहीं बड़े दिखाई पड़े, उनको बजड़ी कहेंगे। बारीक बजड़ी, बारीक बजड़ी जिनका आकार 2 mm से 50 mm तक। मोटी बालू, मोटी बालू, इसका आकार 0.2 mm से लेकर
2.0 mm तक। बारीक बालू 0.02 mm से 0.2 mm तक। गाद या सिल्ट, सिल्ट का आकार होता है 0.002 mm। अब आप ये सोच रहे हैं कितना छोटा है इसका आकार, 0.02 mm, मतलब मैक्सिमम इतना हो सकता है। इसे कहेंगे सिल्ट। अब गाद किसे कहेंगे? जिसका आकार, अब ऐसे लेकर के कण कण को नाप तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक आइडियल है कि इससे और इतने के बीच में जो कण होंगे वह कण गाद या सिल्ट के कहलाएंगे। उससे बड़ा कण हो जाने के बाद वह बारीक बालू है, मोटी बालू है। मोटी बालू का आकार इतना है। आकार पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी या क्ले, मृतिका, इसका आकार 0.002 से कम की तरफ रहेगा। ठीक है, दिखाई पड़ रहा? ओके। इसमें मोटी बालू से लेकर गाद, मोटी बालू से लेकर गाद तक सॉइल। क्वेश्चन यही था यूपीएससी का। सॉइल में शामिल हैं कौन कौन से? ऐसे ऑप्शन था बजड़ी, बारीक बजड़ी, चिकनी मिट्टी, क्ले, मृतिका, कुछ इस तरीके से देने के बाद 4-5 पॉइंट हो जाने के बाद फिर लिखा हुआ था मोटी बालू, बारीक बालू और गाद। ये पॉइंट कवर हुए। अब आज के लिए बस इतना, और कल हम लोग देखेंगे मृदा का वर्गीकरण, जिसमें भारत में मृदाएं कौन कौन सी मृदाएं और वह कहां कहां पर अवस्थित हैं, पाई जाती हैं। जैसे भारत में वर्गीकरण, काली मृदा कहां पर पाई जाएगी, लाल मृदा कहां पर पाई जाएगी, वह कैसे निर्मित होती है, उसमें उपस्थित तत्वों की संख्या, कुछ इस तरीके से भारत और विश्व में। विश्व की तो खैर अभी हम लोग नहीं करेंगे, केवल उनका नाम देखेंगे। फिर वर्ड की सॉइल जब वर्ड ज्योग्राफी में होगा तब कंप्लीट होगा। उसके बाद में मृदा क्षरण से संबंधित उपाय वो एक दिन में थोड़ा सा समझा जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।